ओके गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। आज का टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर। एक नया टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, पहले हम ये समझते हैं। अब देखिए, अगर हम प्रोग्राम में जाएंगे तो ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको वैल्यू में सेट कर रहा हूँ। ये फंक्शन के अंदर वैल्यू सेट कर रहा हूँ, वो भी यूज़र के पास से वैल्यू आ रही है, बराबर। बट जैसे अभी अगर सपोज मान लीजिए मेन फंक्शन, इसके पहले हम मेन फंक्शन में प्रोग्रामिंग करते थे, तो मेन फंक्शन में हमने कई बार ऐसे लिखा होगा, इंटीजर ए इक्वल टू 10, इंटीजर बी इक्वल टू 20, लाइक दिस। ये कई बार हमने वहाँ पे मेंशन किया, बराबर। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कई बार हमने इसको ऐसा लिखा और फिर आगे जाके हमने इनकी वैल्यू को प्रिंट किया, ए, ओके, ए, उसके बाद सी आउट स्लैश एन और बी, बराबर। अब इसको अगर मैं रन करूं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 10 एंड 20, ओके। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, सी दिस 10 एंड 20। तो बेसिकली ये हो गया इनिशियलाइजेशन, जो मैंने आपको बोला था कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो जिस तरीके से हम मेन में वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम उसी वक्त उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। ये जो कंसेप्ट था इनिशियलाइजेशन था, याद आ रहा है कि भूल गए रे? इनिशियलाइजेशन याद आ रहा है ना? यस और नो? यस। हाँ, सो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। कि अगर उसी लाइन पे वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं और उसी लाइन पे इमीडिएटली उसको वैल्यू दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। बट जब मैं यही बात एक क्लास के अंदर करता हूँ तो दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। कौन बताएगा क्यों नहीं? अगर मैं ऐसा करूँ, इट इज़ नॉट अलाउड। वाई नॉट अलाउड? मतलब ये जो डेटा मेंबर है, क्योंकि अभी ये डेटा मेंबर क्यों है? क्योंकि वो वेरिएबल क्लास के अंदर है। ये कल कंसेप्ट हमने पढ़ा कि डेटा मेंबर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वेरिएबल क्लास के अंदर है, ये क्लास के मेंबर है, इसलिए उसको डेटा मेंबर कहते हैं। तो डेटा मेंबर को हम वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख सकते। अगर कल का आपको पूरा लेक्चर याद होगा तो हम यहाँ पे, अभी देखिए, तो इंटीजर ये यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। फिर यहाँ पे हम वैल्यू देना अलाउड है, लेकिन क्लास के अंदर अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, कौन बताएगा? थोड़ा इंट सा मैन नहीं सर उसमें, हाँ, इंट मैन नहीं यूज किया है। तो मेन तो ये नीचे लिखा हुआ है ना मैंने, यहाँ पे मेन नहीं है, लेकिन वेरिएबल तो वहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। प्राइवेट के अंदर वो शो नहीं करेगा नहीं, प्राइवेट और पब्लिक का कोई मीनिंग नहीं है उसके पीछे, वो रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है? फिर ये तो ऐसा हो गया ना। रिपीट द क्वेश्चन। हाँ, ये रिपीट क्वेश्चन करता हूँ। अभी देखिए, मेन के अंदर सेम वेरिएबल को मैं वैल्यू दे पा रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो ये अलाउड है। बट अगर मैं वही, एक सेकेंड, अगर मैं वही क्लास में करूँ तो ये अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है। तो क्यों? कौन बताएगा मुझे? थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन। हाँ, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे मेन फंक्शन में अलाउड है, बट क्लास में अलाउड नहीं है। क्यों? बहुत सिंपल रीज़न है उसके पीछे। अगर आपने कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो। नहीं आ रहा है? ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको। जब ये मेन फंक्शन है, ये बार बार यार टाइम पे आ जा करो रे बोलना। अब ये जो मेन फंक्शन है ना, ये इसमें अलाउड क्यों है? क्योंकि जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, उस वेरिएबल को इमीडिएटली मेमोरी अलोकेट हो जाती है, मेमोरी अलोकेट हो जाती है, ओके। अलोकेटेड, मेमोरी अलोकेटेड। यहाँ पे ये वेरिएबल को मेमोरी अलोकेटेड है क्योंकि ये डायरेक्टली वेरिएबल्स है, ये डेटा मेंबर नहीं है। बट जैसे मैंने उस दिन बताया था, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास डज नॉट अलोकेटेड मेमोरी। कभी भी क्लास को मेमोरी नहीं होती। क्लास डज नॉट अक्वायर मेमोरी, क्लास डज नॉट अक्वायर मेमोरी। रीज़न ये है उसके पीछे। अगर मेमोरी नहीं है, आप पेपर पे रहने लग जाओगे क्या? आपके पेपर पे घर है तो आप पेपर में जाकर रहने लग जाओगे क्या? पॉसिबल है क्या ये? नहीं ना। नो सर। उसको बनाना पड़ेगा ना तुमको। तो ये बेसिकली क्लास क्या है? ये डिज़ाइन है, सिर्फ ब्लूप्रिंट है। तो उसमें वेरिएबल भले ही आप लिख रहे हो
कि भाई ये वेरिएबल होगा, इसके ये टाइप होगा, ये वेरिएबल होगा, उसका ये टाइप होगा, बट इनको फिलहाल यहाँ पे मेमोरी रिजर्व नहीं होने वाली है। तो अगर मेमोरी ही नहीं है, मेमोरी ही अलोकेट नहीं है, तो इसमें वैल्यू रखने का मतलब ही नहीं बनता है, बराबर, इसमें वैल्यू रखने का मतलब ही नहीं बनता। फिर क्लास को मेमोरी कब रिजर्व होती है? ये जो क्लास में बनाए हुए डाटा है, ये वाला, ये फंक्शन है, इनको कब मेमोरी रिजर्व होती है? जब मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे टेस्ट टी, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, देन यहाँ पे, क्योंकि ये टी मतलब क्या है, तो टी मतलब ये डाटा और ये फंक्शन है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेटा एंड फंक्शन। जब ये टी बनता है, जैसे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तब जाके ये जो डाटा मेंबर है, इनको मेमोरी अलोकेट होती है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? इनको मेमोरी कब अलोकेट होगी? जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब, और उसका ऑब्जेक्ट बनता है मेन फंक्शन में। तो जैसे ही मेन फंक्शन में मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन दैट टाइम दिस डाटा मेंबर हैव अलोकेटेड मेमोरी। अब इनको मेमोरी मिल गई, अब इनको जगह मिल गई, क्योंकि अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसी तरीके का, जैसे जो क्लास है, जो डिज़ाइन है, उसी तरीके का घर मैंने बना दिया। अब घर में मैं जाके रह सकता हूँ। ये मतलब ये जो प्राइवेट रूम है, प्राइवेट रूम में जा सकता हूँ, पब्लिक रूम में जा सकता हूँ, लाइक दिस। बट उसके पहले मुझे घर बनना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट बना रहे मतलब क्या बना रहे हैं? ये जो डिज़ाइन है ना, इसका एक्चुअल मेमोरी के अंदर हम मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं, तब जाके इसको मेमोरी रिजर्व वहाँ पे होने वाला है। ओके, तो इसीलिए जनरली इनको हम वहाँ पे वैल्यू नहीं दे सकते। बट अगर आपको ऐसा लगे कि सर जैसे ही ऑब्जेक्ट बने तो उसमें वैल्यू इनिशियलाइज होना ज़रूरी है, मतलब मुझे यूज़र से वैल्यू रीड नहीं करनी है, यूज़र से वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, इमीडिएटली उसमें जैसे ही वैल्यू वहाँ पे वो वेरिएबल बन जाएंगे, उनके लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगा, इमीडिएटली उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए एक नया कंसेप्ट हमें C++ में दिया है, दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्यों लगने वाला है, यहाँ तक कि हम आ गए कि हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों। अभी एक्चुअली कंस्ट्रक्टर है क्या? तो बेसिकली C++ के अंदर कंस्ट्रक्टर ये जो है, सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल मेंबर फंक्शन, अब इसको स्पेशल क्यों कहेंगे मैं बोलूँगा आपको। स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज used to initialize data member of the class, of a class, initialize a data member of a class। क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए एक स्पेशल फंक्शन यूज होता है, उस स्पेशल फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। डेफिनेशन समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, उसका यूज क्या है, उसका स्पेशल टास्क है। उसका टास्क क्या है? इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास। एक क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए जो स्पेशल फंक्शन यूज होता है, उसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। समझ में आ गया कंसेप्ट? अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और उस प्रॉपर्टी से आप उसको पहचानोगे कि कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम अगर किसी को मनुष्य कह रहे हैं तो मनुष्य में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तब उसको हम मनुष्य कहेंगे। तो कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर कब कहेंगे? तो पहला उसका प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर नेम ऑलवेज सेम लाइक एज अ क्लास नेम। ओके, मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा उसके क्लास के जैसा होना चाहिए। मतलब जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसी क्लास का जो नाम है, वही नाम कंस्ट्रक्टर को भी रहेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? हमें चॉइस नहीं है कंस्ट्रक्टर का नाम डिफाइन करने की। जैसे आपके पापा का सरनेम अगर पाटिल है, तो आपको भी आपका सरनेम पाटिल ही रखना पड़ेगा ना। अलग लिखोगे क्या आप? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज यू आर बिलोंग टू योर पेरेंट्स। तो कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बिलोंग टू क्लास, इसीलिए कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा उसके क्लास के जैसे होने चाहिए। ये रूल है। आप ये क्यों है, क्या है, ये हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये रूल है कि आपको उसका नाम वैसे ही रखना है जैसे आपके क्लास का नाम है। ये पहला उसका प्रॉपर्टी, तभी वो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा।
दूसरा प्रॉपर्टी है, अब ये स्पेशल फंक्शन है तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न डेटा टाइप। ओके, अब जैसे देखिए यहाँ पे ये सेट वैल्यू फंक्शन है, उसको रिटर्न टाइप मैंने लिखा है वाइड। यहाँ पे ये प्रिंट वैल्यू फंक्शन है, ये भी तो फंक्शन ही है लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन है, ये स्पेशल फंक्शन नहीं है। इनको रिटर्न टाइप होता है बट कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप होता नहीं है। मतलब कंस्ट्रक्टर को सिर्फ नाम लिखना है आपको, उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न अ वैल्यू, बिकॉज कंस्ट्रक्टर शॉर्टकट में लिखता हूँ, कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न अ वैल्यू। वो कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो क्यों रिटर्न टाइप लिखना? सो नेवर रिटर्न अ वैल्यू, इसीलिए उसको रिटर्न टाइप नहीं होता है। तीसरी बात है कि कंस्ट्रक्टर ऑलवेज डिक्लेयर एज अ पब्लिक, हमेशा उसको पब्लिक में लिखना है। हम प्राइवेट नहीं रख सकते, कोई भी क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं होता है, वो हमेशा पब्लिक रहेगा। क्यों पब्लिक रहेगा? क्योंकि इसको बाहर से एक्सेस करना हमें मेन फंक्शन में से, मतलब क्लास के बाहर में से, बराबर है। सिंपल थिंग है, क्लास के बाहर से अगर मुझे एक्सेस करना है तो उसको पब्लिक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो क्लास के बाहर से एक्सेस हो रहा है और अगर मैंने उसको प्राइवेट किया तो वो एक्सेस नहीं होगा। इसीलिए हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक ही होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक का मतलब होता है कॉल करना। इन्वोक का मतलब है कॉल करना। तो कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक या फिर कॉल इन्वोक, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक ऑटोमेटिकली। मतलब कंस्ट्रक्टर अपना काम ऑटोमेटिक शुरू कर देता है। कब शुरू करेगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड। जब भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमें हर फंक्शन को मैन्युअली कॉल करना पड़ता है। अब अगर ये सेट वैल्यू को मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा लाइक दिस। बिना कॉलिंग के वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कॉल टू सेट वैल्यू। बट अगर वो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर को आपको खुद से कॉल करने की ज़रूरत है नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है। उसका यूज़ क्या है कि कंस्ट्रक्टर के जो क्लास के जो डेटा मेंबर है उनको वैल्यू इनिशियलाइज करने का काम ये करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हमेशा उसका नाम उसके क्लास जैसा होना चाहिए। वो रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, उसको रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक में डिक्लेयर होगा। और सबसे मेन थिंग, कंस्ट्रक्टर को हमें मैन्युअली कॉल नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक होगा। नाउ अगर मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना है तो ये चारों रूल के तहत मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन समझ में आई आपको? कंस्ट्रक्टर का यूज समझ में आया? यस और नो? यस सर। हाँ, कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है? क्योंकि हम क्लास के वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, बट अगर मुझे करना है तो हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। फिर कंस्ट्रक्टर किसको कहेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो ये कि उसका नाम उसके क्लास जैसा होने चाहिए हमेशा। इसीलिए उसको स्पेशल कहते हैं। स्पेशल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका क्लास का नाम सेम रहता है। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसलिए उसको रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक में ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से कॉल करना है। और सबसे मेन थिंग है कि कंस्ट्रक्टर को आपको एज अ प्रोग्रामर खुद से कॉल करने की ज़रूरत है नहीं, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। बट कब ऑटोमेटिक होगा? जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। ओके, तो अभी देखिए मैं इसमें एक कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ। ये सेट वैल्यू की जगह मैं कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए रिटर्न टाइप नहीं है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? उसके क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या है हमारा? टेस्ट। तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा? कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा? टेस्ट। पहला रूल ये उसको मैं ये यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, इसके लिए उसके नाम के सामने ओपन क्लोजिंग ब्रैकेट देना जरूरी है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? इन दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज करना। तो a = 10, b = 20 यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये कब कॉल होने वाला है?
क्लास क्रिएट होने के बाद, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ये कॉल होने वाला है, इमीडिएटली कॉल नहीं होने वाला है। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी अलोकेट हो जाती है, और मेमोरी अलोकेट अगर हो गई तो फिर हम वैल्यू दे सकते हैं। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर का यूज वहाँ पे किया जाता है। तो अब कंस्ट्रक्टर के चारों रूल देखिए। पहला रूल कि उसका नाम जो है ना वो उसके क्लास के जैसा है, सी दिस, एग्जैक्टली वैसे ही रखना है। अगर आपने ऊपर टी कैपिटल लिखा होता तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल लिखना पड़ता है। सो सेम नाम देना है, सेम टू सेम। दूसरा, उसको रिटर्न टाइप नहीं है, मैंने यहाँ पे वाइड नहीं लिखा है या फिर मैंने इंटीजर नहीं लिखा है, नहीं लिख सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप नहीं होता है। तीसरा रूल, पब्लिक में डिक्लेयर है तो पब्लिक के अंडर ही मैंने उसको डिक्लेयर किया। अब चौथा रूल कि वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। वो कैसे ऑटोमेटिक कॉल होगा उसका एक प्रूफ, अभी सेट वैल्यू मेरे पास तो है नहीं लेकिन प्रिंट वैल्यू ज़रूर है। तो मैंने अभी वैल्यू सेट कहाँ पे की है, कंस्ट्रक्टर के अंदर की है। अब ये प्रोग्राम में एक कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है उसका नाम देखो। अगर उसका नाम और क्लास का नाम सेम है तो वो कंस्ट्रक्टर है, नॉर्मल फंक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्टर है। और उसको रिटर्न टाइप नहीं होता है, वो पब्लिक में डिक्लेयर होता है। तीसरा रूल, अभी ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। मैंने टेस्ट लिखा है क्या यहाँ पे, कहीं पे कॉल किया क्या, ऐसा लिखा क्या मैंने t.test लिखा क्या, ऐसा नहीं, ज़रूरी भी नहीं है, उसको कॉल करने की ज़रूरत है नहीं, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। जैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं। सो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी दिस, ए को वैल्यू 10 आ गया, बी को 20 आ गया, जो कि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर वहाँ पे असाइन किए हुए थे। और यही रूल है, कंस्ट्रक्टर इसी तरीके से वहाँ पे डिफाइन होगा। अब अगर मैं वैल्यू बदल देता हूँ, मुझे दूसरी वैल्यू रखना है 30, 40, सी दिस, लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्टर को वैल्यू इनिशियलाइज करते आती है। अब सवाल ये है, आप पूछोगे सर मुझे अगर यूज़र से वैल्यू लेना है तो, बराबर है कि नहीं, ये तो मैं एज ए प्रोग्रामर मैं खुद सेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यूज़र से लेना है तो अगर यूज़र से लेना है तो उस चीज़ को तो बेटा हम इनिशियलाइज नहीं कहते। इनिशियलाइज करना मतलब क्या, खुद से वैल्यू देना। इनिशियलाइज मतलब क्या, हमने वैल्यू दे देना, यूज़र के पास से नहीं लाना है ना। यूज़र से अगर पास से वैल्यू लाना है देन यू कैन यूज सेट वैल्यू फंक्शन। सेट वैल्यू में आप कोडिंग लिख दीजिए जो भी आपको लेना है, कि क्या वैल्यू आपको लेना है, उस तरीके से आप यूज़र से भी वैल्यू ले सकते हैं फिर। सो लाइक दिस। तो आप कंस्ट्रक्टर के लिए फिर यूज़र से भी वैल्यू रीड कर सकते हो, ओके। बट उसके लिए अलग तरीका मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल खुद से वैल्यू अगर आपको दे देना है तो उस तरीके से। अब इसमें ये हो गया कंस्ट्रक्टर। अब मैं अगर ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करूँ, टेस्ट T1, टेस्ट T1, तो जैसे मैंने कल आपको एक वर्ड फाइल में समझाया था कि अब T एंड T1 ये दोनों जो है ना अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के लिए A एंड B अलग अलग क्रिएट होगा, बराबर है कि नहीं, यस और नो। यस सर। हाँ, जैसे उस दिन मैंने आपको एक वर्ड फाइल में डायग्राम बताया था कि किस तरीके से हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी बनती है, हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट मेमोरी बनेगी। तो यहाँ पे अभी 2 ऑब्जेक्ट है T1 एंड T2, तो दोनों के लिए सेपरेट मेमोरी बनेगी नहीं बनेगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखिए, सपोज मैंने ये पकड़ो, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका, इसका नाम दिया सपोज मैंने T, और T में हमारा जो डाटा है ना क्या क्या है, A B टेस्ट वैल्यू। सो A B और फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है टेस्ट है यानी कंस्ट्रक्टर है, और प्रिंट वैल्यू है, बराबर है, लाइक दिस। और जैसे ये T1 बनेगा, T1, तो ये जो T1 ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है तो उसके लिए भी दूसरा मेमोरी एलोकेट होगा, लाइक दिस, ओके। ये हो गया T1। तो T1 में भी ये और भी अलग है, और उसका भी टेस्ट अलग है, उसका भी प्रिंट वैल्यू अलग है। तो सेपरेट मेमोरी, जैसे मैंने उस दिन बोला आपको कि सेपरेट मेमोरी रिजर्व होता है। तो अब मुझे बताओ ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कितनी बार कॉल होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको एक रूल बताया कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो कॉल होता है। अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो 2 बार कॉल होगा। यस, डेफिनेटली 100%, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर है ना। सी दिस, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है। वो अपना अपना वर्जन कॉल करेंगे, T वाला अपना वर्जन कॉल करेगा, T1 वाला अपना वर्जन कॉल करेगा, बट यहाँ पे वैल्यू दोनों को सेम सेट होंगी, 30 एंड 40।
क्योंकि डिज़ाइन एक ही बार लिखा हुआ है, दैट्स इट। तो दोनों वैल्यू अगर आप चाहते हो, अभी ये टी की वैल्यू प्रिंट कर दी, नाउ आई वांट टू प्रिंट T1 वैल्यू, तो T1 की भी वही वैल्यू प्रिंट होंगी, ओके, T1 को भी वही वैल्यू प्रिंट होंगी। सी दिस, सी दिस, ये T1 का ये भी है और ये सॉरी ये T का ये भी है और ये T1 का ये भी है, तो दोनों को सेम वैल्यू आ गई क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ने सेम कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। समझ में आ रहा है अभी आपको कंसेप्ट? Yes, sir. ओके, हाँ। तो कंस्ट्रक्टर वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, किसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है? क्लास की वैल्यू को, जो डेटा मेंबर है उसको। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज टू ऑब्जेक्ट, ऐसा भी यूज़ कई बार आपको मिलेगा। इनिशियलाइज टू डेटा मेंबर्स लिखा है ना, तो यहाँ पे इनिशियलाइज टू ऑब्जेक्ट ऐसा भी आता है। तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सर ने तो डेटा मेंबर बोला था, या तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट में भी तो डेटा मेंबर्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनिशियलाइज टू द डेटा मेंबर्स, ये ऐसा कंसेप्ट है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो ये कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास में ही यूज़ होता है, क्लास के बाहर कभी कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, क्योंकि क्लास और कंस्ट्रक्टर ये कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर ये कंसेप्ट इस तरीके से यूज़ होता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है लेकिन दोनों को वैल्यू सेम आ रही है। क्यों सेम आ रही है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि दोनों के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, दोनों के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। नाउ आई वांट टू असाइन सेपरेट वैल्यू टू द सेपरेट कंस्ट्रक्टर, दोनों मतलब दोनों को अलग अलग वैल्यू मुझे देना है। तो अगर आपको दोनों को अलग अलग वैल्यू देना है तो आपको, यस सर, पर हमने यार इधर तो T1 को डिक्लेयर ही नहीं किया है ना, तो फिर प्रिंट कैसे हो रहा है वो? ये क्या डिक्लेयर किया रे भाई, ये क्या डिक्लेयर किया? हाँ सर, हाँ सर। तो दोनों डिक्लेयर किया ना भाई, है ना। मैं वो क्लास में देखा सर, मैं ऊपर उसके मैं कल से वही समझा रहा हूँ, डिज़ाइन एक ही बार बनता है ना, क्लास एक ही बार बनेगा ना, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट उसका बनाते हैं ना तो उसकी मल्टीपल कॉपी क्रिएट होती रहती है मेमोरी में। डिज़ाइन एक ही बार है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एक डिज़ाइन का घर 4 बार बनाना है तो पेपर पे तो डिज़ाइन एक ही बनेंगे ना, बार बार क्यों बनाऊंगा? मैं वही डिज़ाइन लेके जाऊंगा, दूसरे लोगों को दूंगा, भाई ऐसा बना। 4 जगह घर बनाना, तू कितनी जगह बनाना है बना सकता है तू। सर ये कितने भी ले सकते हैं कि T1, T2, T3, नंबर ऑफ अनलिमिटेड, जितना डाटा आपको हैंडल करना है उतना उस क्लास से बिलोंगिंग। डिज़ाइन एक ही बार बना, ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ बना, इट्स डिपेंड ऑन यू। जैसे अभी स्टूडेंट अगर मैंने क्लास बना दिया तो मेरे पास 100 स्टूडेंट पढ़ने आएंगे तो मुझे 100 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे ना, सो इट माई चॉइस, आपके हिसाब से। यस सर T1 के अंदर वैल्यू देना तो कंस्ट्रक्टर दूसरा बनाना पड़ेगा क्या इसका? कंस्ट्रक्टर दूसरा ज़रूर बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर वही कॉल हो रहा है ना दोनों बार, क्योंकि दोनों के लिए सेम कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहे हैं सेम कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि अलग अलग वैल्यू चाहिए सर, तो अलग अलग वैल्यू के लिए फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में भी आपका अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर मतलब अलग अलग टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। इसमें पहला कंस्ट्रक्टर होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके। और C++ में तीसरा कंस्ट्रक्टर यूज होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो 3 कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने हैं? 3। इनके नाम क्या क्या है? एक का डिफ़ॉल्ट है, दूसरे का पैरामीटराइज है और तीसरे का कॉपी है। अब 1 बाय 1 पढ़ते। अभी जो कंस्ट्रक्टर हमने हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचानना? अगर उस कंस्ट्रक्टर का ये जो ब्रैकेट है ना, पैरामीटर वाला ब्रैकेट अगर एम्प्टी है तो डेफिनेटली वो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट हो जाता है। कंसेप्ट समझ में आया? अगर इसका जो ब्रैकेट एम्प्टी है, मतलब आपको अगर डेफिनेशन लिखना है, द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट या पैरामीटर, विच डू नॉट हैव एनी पैरामीटर, अगर उसको कोई पैरामीटर है ही नहीं तो इसको कहते हैं एनी पैरामीटर, नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और उसका अलग वर्ड है डिफ़ॉल्ट का, इसको कई लैंग्वेजेस में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो पैरामीटर नहीं लेता है। तो अगर मैंने कल जाके आपको 2 अलग अलग कंस्ट्रक्टर बताया और उसमें से पूछा कि बता भाई डिफ़ॉल्ट कौन सा है, तो पहचानते आएगा?
यस सर। कैसे पहचानोगे? उसका पैरामीटर लिस्ट देखोगे, अगर उसका पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, मतलब ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है सिर्फ, तो वो 100% आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा। ओके, तो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर कब यूज़ करना होता है और इसका अगर यूज़ करके क्या होता है? when you want to initialize same value to the multiple objects, to the all objects, actually to the all objects, then this constructor is used। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा? जब आपको लगता है कि जब इनिशियली मतलब शुरुआत में आपको लगता है कि सभी ऑब्जेक्ट को सेम वैल्यू आनी चाहिए, देन आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में हो रहा है। दोनों वैल्यू का अगर मैं यहाँ पे और एक क्रिएट करूँ ना, टेस्ट T2, तो उसको भी सेम वैल्यू आएंगी। तो जितने ऑब्जेक्ट आप कॉल करोगे, अगर आपको लगता है कि आई वांट टू असाइन सेम वैल्यू टू दी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, देन दैट टाइम यू कैन यूज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस तरीके से यूज़ वहाँ पे होता है। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है when the constructor takes, या फिर the constructor which has parameters, the constructor which have at least one parameter, कम से कम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, at least one parameter known as पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसका नाम होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, और ये कब यूज़ करना है? when you want to initialize different values to each object, अलग अलग एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यूज टू ईच ऑब्जेक्ट, देन दिस कंस्ट्रक्टर इज यूज। समझ में आ रहा है सबको? ये कंस्ट्रक्टर आप कब यूज़ करोगे? जब आपको लगेगा कि मुझे अलग अलग जितने भी ऑब्जेक्ट मेरे हैं सबको अलग अलग वैल्यू देना है, देन मैं वहाँ पे अलग अलग दे सकता हूँ। इसका सीधा एग्जांपल एक और बताता हूँ। सपोज दो भाई है, एक ही पेरेंट से बिलोंग करते दोनों भाई, अगर दोनों को सेम चीज़ दिलानी है तो पापा दोनों अलग अलग दुकानें क्यों घूमेंगे? एक ही दुकान में से चीज़ लेके आएंगे ना, दोनों के लिए सेम वैल्यू अगर देना है कि नहीं? बट सपोज दोनों ब्रदर्स को अलग अलग चाहिए। एक को सपोज मान लीजिए होंडा की बाइक चाहिए और दूसरे को मान लीजिए बुलेट चाहिए, तो एक दुकान में मिलेंगे क्या? नो सर, अलग अलग दुकान में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, जब आपको लगे कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है इनको मुझे अलग अलग वैल्यू देना है सर, देन दैट केस में आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वहाँ पे यूज़ करना है। फिलहाल ये दो पे कॉन्सेंट्रेट करो, कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। अब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ बताता हूँ आपको। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का भी नेम वही रहेगा, सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नेम तो क्लास के हिसाब से रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करने, इंटीजर x, इंटीजर y, लाइक दिस। अब ये पैरामीटर आपको पास करने वहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको ये जो कोडिंग है ये यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे जो 30 है ना, 30 की जगह आप क्या करोगे x, 30 की जगह x, और यहाँ पे लिखोगे y, लाइक दिस। अब मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही सपोज ये वैल्यू वहाँ पे क्रिएट हो जाने चाहिए और ये कॉल हो जाना चाहिए, अलग अलग वैल्यू देना चाहता हूँ मैं अभी इसको सीधी, इसको नाम देता हूँ T1, इसको नाम देता हूँ T2 और इसको नाम देता हूँ T3। अब मुझे दोनों को अलग अलग वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ से वैल्यू पास करूँगा अभी। T1 10, 20 लाइक दिस, T2 30, 40 और T3 50, 60। अब यहाँ से आप यूज़र से भी वैल्यू पास करा सकते हो उनको। अब मैं यहाँ पे T1 डॉट प्रिंट वैल्यू, तीनों की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, T2 एंड T3 डॉट प्रिंट वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ, cout/n T1 डाटा इज, ऐसा मैसेज दे देता हूँ। और ये मैसेज जो है हर एक के पहले लिख देता हूँ ऐसा, T2 डाटा इज,
एंड T3 डाटा इज। इसको सेव करते हैं, डायरेक्ट रन करते हैं। सी दिस ना, तीनों को अलग अलग वैल्यू दिए मैंने। T1 डेटा इज 10-20, T2 डेटा इज 30-40, T3 डेटा इज 50-60, लाइक दिस। समझ में आ गया कंसेप्ट? यस सर। है ना। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो तीनों के टाइम है ना। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल हो ही नहीं रहा है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि इसका पैरामीटर मैचिंग हो ही नहीं रहा है किसी से। हो रहा है क्या पैरामीटर मैचिंग? नहीं। हर एक कंस्ट्रक्टर में अभी ये कॉल हो रहा है, लेकिन जब ये कॉल हो रहा है ना, तो हर बार वैल्यू अलग अलग आ रही है। जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, पहले ऑब्जेक्ट के टाइम पे कॉल हुआ, तो वैल्यू आए 10-20, तो उसने T1 के लिए 10-20 असाइन कर दिए। बट जब सेकंड टाइम वही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन अब वैल्यू क्या आ रहा है 30-40, तो उसने T2 के लिए 30-40 असाइन कर दिए। और जब थर्ड टाइम वही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो वैल्यू आ रहे 50-60, तो जब उसने T3 के लिए 50-60 पास कर दिए। अब ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूजलेस है, ये यहाँ पे कॉल हो ही नहीं रहा है। अब अगर आपको ये चेक करना है कि सच में सर बोल रहे हैं कि कॉल हो नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक और ऑब्जेक्ट हम बना देते हैं यहाँ पे, टेस्ट T4। तो T4 को क्या डाटा आना चाहिए आपके हिसाब से? अभी सीधी ये दोनों कंस्ट्रक्टर देखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट में 0-0 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन आएगा सर। यस। अब Default था डाटा यहाँ insert। पे होगा डिफॉल्ट कॉल होगा, डिफॉल्ट कॉल होगा। तो डिफॉल्ट अगर कॉल हो रहा है, तो डिफॉल्ट में वैल्यू क्या है 0-0, तो T4 का डाटा क्या आना चाहिए 0-0 आना 0-0। चाहिए। तो देखते हैं सच में T4 का डाटा 0-0 आता है कि नहीं। एक और हमने मैसेज लिख दिया यहाँ पे T4, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम भी T4। अब देखते हैं कि सही से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधी T4 पे ध्यान दो, T4 पे यस है ना? सर 0-0। हाँ, तो कब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कब आर्गुमेंट वाला पैरामीटर वाला कॉल होगा, तो ये यहाँ से तय होता है। अगर आपने वहाँ पे पैरामीटर नहीं पास किए, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि इसको भी पैरामीटर नहीं है। और अगर आपने वहाँ पे पैरामीटर पास किए, तो फिर आपका बराबर वहाँ पे आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो दोनों कंस्ट्रक्टर समझ में आया आपको? यस Yes सर। or no? ओके। तो आज के रिकॉर्डिंग lecture- जाना। ये मिल जाएगा ना, ये सुबह दोपहर में ग्रुप में आ जाएगा। ये चालू है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, देखो सीरीज। ओके, सो ये हो गया आपका कोडिंग। सर कोडिंग बोल रहे हैं। ओके। सो ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आज हमने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंस्ट्रक्टर का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमने वहाँ पे आज